भी हमारी सरकार ने गरीबों का इतना ध्यान रखा कि एक केंद्र सरकार की तरफ से एक महीने में और उसी महीने में दूसरा प्रदेश सरकार की तरफ से 2 बार फ्री अनाज बढ़ रहा है। सरकार ने गरीबों का इतना ध्यान रखा कि गरीबों की लाशें जो हैं गंगा में नजर आई। गरीब जो है गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घूमते हुए नजर आए। गरीब जो है दाने दाने के लिए तरस गए। देखिए खाली अनाज से कुछ नहीं होता है। अनाज जो बनता है वो तेल में बनता है, वो गैस पे बनता है। गैस इतना महंगा कर दिया तो गरीब गरीब का ध्यान रखना। जब एक आशीष मिश्रा के बेटे ने किसानों को रौंद दिया और उसके बाद देश के गृह मंत्री उनको क्लीन चिट देते हैं और उसके बाद एक पत्रकार उनसे सवाल करता है तो उनसे माइक छीन लेते हैं, कैमरा छीन लेते हैं, तो क्या एक सरकार होने का, अपनी सरकार होने का गलत फायदा उठाना हुआ नहीं हुआ? ये मुल्क की जो बेटियां हैं वो इतनी खुश हैं इस चीज़ से कि भाई 18 साल में माँ बाप सोचता था कि 18 साल हो गई अब इनकी शादी कर दो, लेकिन अब 21 साल इसलिए की गई है कि वो इंटर कर लें, ग्रेजुएशन कर लें और अपने ऊपर डिपेंड हो जाए पूरी तरह से। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। 2-3 महीने बाद शायद चुनाव की भी शुरुआत हो जाए। आपने हमारे चैनल पर समाजवादी के नेता को सुना होगा, बीएसपी के नेता को सुना होगा, एआईएमआईएम के नेता को सुना होगा और लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी के नेता। उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड विकास निगम के हमारे पास जो है मेंबर हैं, हम उनसे निदेशक हैं, हम उनसे बात करेंगे और क्या नीतियां हैं उनकी और वो कोशिश कर रहे हैं कि संभल से टिकट लेकर लड़ें। बीजेपी में 2017 में तो कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी को 403 लोगों में नहीं मिला था। क्या इस बार बीजेपी को क्या कोई मुस्लिम चेहरा मिलेगा और अगर मिलेगा तो क्या वो इमरान तुर्की होंगे या नहीं होंगे? हम इनसे बात करेंगे। जो सरकार की नीतियां हैं जिन पर बहुत सारी जनता नाराज़ है उन पर भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले सवाल यही है कि 2017 के मुकाबले अब जो सर्वे हो रहे हैं उसमें जो है अखिलेश सरकार को आगे दिखाया जा रहा है। बहुत बड़े चैनल्स भी दिखा रहे हैं और जनता, हम भी घूमते हैं तो जनता काफ़ी नाराज़ है और नाराज़ भी क्यों ना हो। जिस तरह से मोदी सरकार की नीतियां रही हैं, जीडीपी किस लेवल तक गिरी, महंगाई हुई, तेल 100 के पार हुआ, किसानों को धरने पर बैठना पड़ा, 700 शहादत हुई, तब जाके सरकार ने घुटने टेके। तो इन नीतियों के चलते सरकार कैसे जनता को इम्प्रेस कर पाएगी? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम कर रही है और हमारी सरकार ने जो भी नीतियां हैं, जिस तरह की भी है, सबसे अच्छी नीतियां चलाई हैं हमारी सरकार ने और ज़मीन तक उतारा है उस नीति को। चाहे वो सबसे पहले सरकार बनी तो उसमें सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ़ किया गया 1 लाख रुपए तक का। उसके तुरंत ही बाद जो किसानों के लिए जो काम किया है, जैसे आपने बोला है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75% ब्लॉक ऐसे थे जो डार्क जोन घोषित थे। अच्छा। डार्क जोन घोषित का मतलब कि हम उसमें इंजन से या ट्रैक्टर से तो बोरिंग से पानी निकाल सकते हैं लेकिन ट्यूबवेल बिजली का नहीं लगा सकते थे। हमारी 2017 में सरकार बनते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे महंत योगी जी ने सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ़ किया। दूसरे नंबर पे किसानों के लिए जो डार्क जोन घोषित थे ब्लॉक, उन ब्लॉकों को बिल्कुल सामान्य कर दिया गया और सारे ब्लॉकों में पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कनेक्शनों का जो है वो भंडार खोल दिया और आज किसानों के इतने ट्यूबवेल हो चुके हैं कि खेत खेत किसानों के ट्यूबवेल हैं, जिससे किसान को अब डीजल चलाने की ज़रूरत ही नहीं रही है। और लाइट इतनी आ रही है हमारी सरकार में कि कभी ऐसा होता था कि सपा की सरकार थी पीछे तो 6 ज़िले या 6 शहर ऐसा समझिए वीआईपी घोषित होते थे कि उन शहरों में जो है वो बत्ती लाइट 20 घंटे या 22 घंटे या 18 घंटे चलती थी। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में 2017 से पूरे उत्तर प्रदेश को सामान्य और सबको वीआईपी कर दिया, चाहे वो गांव है चाहे शहर है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे लाइट मिल रही है। किसान इतना खुश है कि उसे डीजल चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसका ट्यूबवेल भी, जो बिजली का ट्यूबवेल है, उसका 24 घंटे नहीं चला जाता बल्कि उसे बंद करना पड़ता है। दिन दिन में इतना काम हो जाता है कि उसे रात को पानी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो हमारे
हमारी सरकार से पहले जो खाद पे लाइन लगती थी, यूरिया और डीएपी, वो सारी लाइनें ख़त्म कर दी गई। नहीं, लाइनें तो अब भी है। नहीं, कई चैनलों पर दिखाएंगे लाइनें हैं सरकार। देखिए वो लाइनें नहीं हैं। पहले तो एक महीना, डेढ़ महीना लाइनें लगी रहती थी। वो एक अलग बात है कि कोई जब फसल आती है बोने के लिए तो उसमें थोड़ा सा एकदम किसान टूट के पड़ता, वो उसके हिसाब से ट्रालियों के हिसाब से लेता, तो थोड़ा सा लाइन तो हो जाती है इसलिए। लेकिन हमारा कोई लाइन नहीं, इतना खाद है, इतना यूरिया और डीएपी बिल्कुल फ्री है, सारी दवाइयाँ बेहतरीन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गैस सिलेंडर पे जो कनेक्शन पे लाइन लगती थी वो कुछ नहीं है बिल्कुल। हमारी केंद्र सरकार ने इतने कनेक्शन बांट दिए, लगभग 8 करोड़ कनेक्शन गरीबों को फ्री दिए। और लगभग जब से ये कोरोना चला है, दूसरा जो है ये महामारी का दौर हुआ, पहले दौर में भी और दूसरे दौर में भी हमारी सरकार ने गरीबों का इतना ध्यान रखा कि एक केंद्र सरकार की तरफ से 1 महीने में और उसी महीने में दूसरा प्रदेश सरकार की तरफ से 2 बार फ्री अनाज बढ़ रहा है। सरकार ने गरीबों का इतना ध्यान रखा कि गरीबों की लाशें जो हैं गंगा में नजर आई। गरीब जो है गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घूमते हुए नजर आए। गरीब जो है दाने दाने के लिए तरस गए। देखिए, खाली अनाज से कुछ नहीं होता है। अनाज जो बनता है वो तेल में बनता है, वो गैस पे बनता है। गैस इतना महंगा कर दिया तो गरीब, इसको क्या गरीब का ध्यान रखना कहेंगे कि गंगा में तैरती हुई लाशें नज़र आ रही हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग मारे फिर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग भी ऑक्सीजन के लिए मारे फिरे और इस तरह की चीज़ें कोरोना में देखने को मिली। मैं तो खुद घूम रहा था ना कोरोना के दौर में। देखिए, हमारी सरकार ने कहीं ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन में कमी कहीं भी पड़ी हो, लेकिन अब हमारी सरकार ने इतना वो कर दिया कि हर ज़िले में किसी में 1 प्लांट लगा दिया ऑक्सीजन का, कहीं 2 लगा दिए। अब कहीं किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। संभल में तो एक भी नहीं लगा। संभल में नहीं, संभल में सरकारी अस्पताल में एक प्लांट लगा हुआ है और अच्छी तादाद में, कितनी कैपेसिटी का प्लांट है। हर ज़िले में ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिसमें ऑक्सीजन का प्लांट नहीं हो। पूरी तरह से तैयारी है बिल्कुल एक तरफ से कि कहीं भी किसी भी आदमी को, किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की परेशानी नहीं पड़नी चाहिए। हर जिले में प्लांट कर दिया। कभी ऐसा हुआ ही नहीं जिंदगी में किसी भी सरकार में, सन 47 से लेके और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। जो हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने भी, हमारे माननीय योगी जी की सरकार ने भी, दोनों ने इतनी मदद की गरीबों की। मरीज और जो मरीज तो सभी होते हैं, अमीर भी गरीब भी, लेकिन अब ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है बिल्कुल। प्लांट हर जिले में है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोई लड़की 18 साल की उम्र है, वो वोट कर सकती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वोट करके यानी वो अपने शहर का विधायक या सांसद चुन रही है तो अपना प्रधानमंत्री चुन रही है, या विधायक चुन रही है तो अपना मुख्यमंत्री भी चुन रही है। जब इतने बड़े बड़े फैसले देश को चलाने वाला चुन सकती है तो क्या एक 18 साल की लड़की अपना हमसफर नहीं चुन सकती? ये कानून 21 साल का क्यों कर दिया गया? और अगर दूसरी पार्टी के नेता इस चीज़ को गलत बताते हैं तो उनका पुतला फूंका गया। ये चीज़ कहाँ से सही है फिर? देखिए, 21 साल इसलिए किया गया है ये, इससे जो है शराब पीने की उम्र हमारे जो देश की, हमारे मुल्क की जो बेटियां हैं वो इतनी खुश हैं इस चीज़ से कि भाई 18 साल में माँ बाप सोचता था कि 18 साल हो गई अब इनकी शादी कर दो, लेकिन अब 21 साल इसलिए की गई है कि वो इंटर कर लें, ग्रेजुएशन कर लें और अपने ऊपर डिपेंड हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि उनको पूरी तरह से कम ये लगे कि यार हाँ, सब लोगों को, उसके माँ बाप को ये लगे कि भाई 21 साल तक तो आप पढ़ने दीजिए इनको। तो उन्होंने इस बात का स्वागत किया है, पूरे इंडिया के अंदर स्वागत किया है। तो ये मैं समझता हूँ, मैं भी इसका चीज़ का स्वागत करता हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार ने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है। और बच्चियों की तालीम को देखते हुए बच्चियों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए इतना वक्त कर दिया कि बहुत अच्छा किया ये। अच्छा, मतलब शादी के बाद बच्ची पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती, ये तो फिर एक तरह से बिल्कुल सरासर गलत बात हुई ना कि शादी के बाद मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्या पर्सनल लाइफ लड़की की? देखिए, शादी के बाद आप जानते हैं कि मुश्किल से 2-4% ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ती भी हो, अब इंटर कर लिया उसने, बेटी ने, उस बच्ची ने इंटर कर लिया, उसकी शादी हो गई, तो 2-3% तो ऐसे हैं उसके शौहर या उसके ससुराल वाले के उसे पढ़ाएंगे कि भाई ग्रेजुएशन करने दो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने दो, लेकिन उसके बाद उसे वहीं रोक देते हैं। तो इसलिए 21 साल ये बहुत अच्छा किया है। वो बेटी जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेगी और आगे को भी बढ़ लेगी अपना, और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, अपने ठीक से वो खूब सोच लेगी कि मुझे क्या करना है पढ़ाई के बाद भी, अपने उसमें क्या करना है। इसने बहुत अच्छा किया और इसका स्वागत किया पूरी हमारे मुल्क की बेटियों ने, और मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। चलिए, स्वागत तो बीजेपी की सरकार अक्सर बहुत चीज़ों की करती रहती है और
स्वागत इस बात का भी हुआ कि जब एक आशीष मिश्रा के बेटे ने किसानों को लोन दिया और उसके बाद देश के गृह मंत्री उनको क्लीन चिट देते हैं और उसके बाद एक पत्रकार उनसे सवाल करता है तो उनसे माइक छीन लेते हैं, कैमरा छीन लेते हैं। तो क्या एक सरकार होने का, अपनी सरकार होने का गलत फ़ायदा उठाना हुआ नहीं हुआ ये एक तरह से सीधा सीधा? देखिए, हमारी सरकार में कहीं भी गुंडागर्दी नहीं है। आपने देखा होगा सपा की सरकार जब रही तो कितनी गुंडागर्दी होती थी कि पत्रकारों के पीछे भी पड़े वो। जब माननीय मुलायम सिंह जी के यहाँ मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पत्रकारों के पीछे जो बवाल डाला था तो कितना आपको याद होगा, कितना खतरनाक वो रहा। या प्रशासन के पीछे पड़े। हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और सब हर एक, चाहे वो पत्रकार हो या प्रशासन हो, शासन हो या व्यापारी वर्ग हो या जनता हो, हर एक का हम लोग सम्मान करते हैं, हम इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त करना जानते हैं, इज़्ज़त कराना जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई आदमी बुरा नहीं कहता। यही एक भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलती। पहले आपने देखा होगा कि गुंडे बदमाश कहीं रोड होल्ड कर रहे हैं, कहीं जानवरों को घरों से किसानों के ले जा रहे हैं और कहीं चोरी डकैती कर रहे हैं। आज ये पोजीशन है कि आज चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, आज अपनी रोज़ी कमा के अपनी मेहनत से जो काम कर रहा है वो खुद अपनी कमाई को खुद खा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे थे, किसी के प्लॉट पे कब्ज़े हो रहे थे, किसी के मकानों पे कब्ज़े हो रहे थे और अगर बैंक से कोई पैसा ला रहा तो रास्ते में लग गए और उसे लूट लिया। आज उनकी कोई औकात नहीं है कि किधर को देख लें और या जैसे कि होता था कि किसी घर फायरिंग करी, उसे डराइए, उसे धमकाइए। आज माननीय योगी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना खौफ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो चोर डकैत जो खतरनाक वाले थे या तो यहाँ से दुनिया से मिट चुके हैं और या फिर जेलों में हैं या वो सुधर चुके हैं। अच्छा, 100 नंबर की शुरुआत तो अखिलेश यादव नहीं करती, योगी जी तो बस नाम बदलने का काम करते हैं। 100 नंबर को 112 कर दिया। मतलब समाजवादी के लोग ऐसा कहते हैं कि काम तो अखिलेश जी का होता है, फीते योगी जी काट के क्रेडिट ले जाते हैं पूरा पूरा। देखिए, अगर वो ये काम करते तो 2017 में रिपीट होते। अच्छा, समझे? अगर सही काम करते अखिलेश जी के लोग या अखिलेश जी या उनकी कैबिनेट तो वो 2017 में रिपीट होते। आपने सुना होगा कि उनके फादर ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने कई बार अखिलेश जी से कहा कि अपने इन मंत्रियों को सुधार ले वरना तेरी सरकार नहीं आएगी, दोबारा जाने वाली है। और ये हमारी सरकार की बात है कि माननीय हमारे योगी जी इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की महामारी के दौर में जो कि लोग अंदर घुसे पड़े थे, ना अखिलेश जी बाहर आए, ना मायावती जी बाहर आई, ना सोनिया जी या उनके बेटे राहुल जी या प्रियंका जी, कोई बाहर नहीं आया। लेकिन हमारे महंत जी, उन्होंने हर ज़िले का दौरा किया, ऐसी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए कितनी हर ज़िले में जाकर मीटिंग की, हर ज़िले में जाकर समीक्षा की कि कितनी तैयारी है, यहाँ कितने बेड हैं, क्या है, दवाइयाँ पूरी तरह से हैं, ये होता है। और इसी वजह से हमारी सरकार अब दोबारा से यह रिपीट हो रही है। 2022 में 350 के ज़्यादा सीटें लेकर आएगी और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो जनता भी यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बने। ठीक है, तो क्षेत्रीय बात पर आते हैं। आपका क्या प्लान है? आपका इलेक्शन लड़ने का प्लान है, टिकट का प्लान है? अगर बीजेपी सरकार मुसलमानों को टिकट देती है, अगर 2017 का इतिहास खुद को न दोहराए टिकट के मामले में, तो क्या आप संभल से प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो फिर कैसे जीतेंगे? देखिए, इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था, जो 17 में हमें मिला था, 2014 में जो मिला था हमें, उसके बाद 2017 का चुनाव हुआ, उससे ज़्यादा हमें वोट मिला। 2017 के बाद जो 2019 का चुनाव हुआ, हमें उससे ज़्यादा वोट मिला 2019 में। और अब 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये हमें उससे ज़्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि इसमें जो हमारा परंपरागत वोट था वो तो हमारा बढ़ा ही है, लेकिन इसमें हमें मुस्लिम भी मिला, हमें जाटव भी मिला, हमें यादव भी मिला, तो हमें वोटों की वो जो है बढ़ रही है। और रहा सवाल टिकट का, तो हमारे यहाँ जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। जो भी, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वो उस प्रत्याशी होगा और वो जीतेगा। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और जो भी चुनाव लड़ेगा वो इंशाल्लाह संभल से इस बार जीतेंगे। और क्या आपको लगता है 6 बार के विधायक को हराना आसान होगा? बहुत बहुत बड़े दिग्गज आए उनके सामने लड़ाई, चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, ये तो एक
कुदरत की बात है, इसमें कोई दावा नहीं कर सकता हार जीत का। जब 4 पहलवान लड़ते हैं, दो पहलवान लड़ते हैं तो एक होता है, इसमें 4-6 लड़ते हैं तो जीतना तो एक ही है। लेकिन अब बार बार जो देख रहे हैं कि भैया हमारे दोनों बड़े हैं जो यहाँ से लड़े हैं, उन्हें काफ़ी लंबा टाइम हुआ, तो अब यहाँ की जनता भी ये चाहती है कि नए आदमी को मौका दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ इमरान तुर्की साहब। इनसे जिस तरह के कड़वे सवाल किए गए उसी बेबाकी से इन्होंने उसके जवाब दिए, अच्छी तरह से डिफेंड किया। आने वाले चुनाव में ये विधायक के पद से बीजेपी से उम्मीदवार हो सकते हैं। और इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है कि संभल की जनता इनको चुनकर विधानसभा भेजती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।